आज हम कंपेयर करने वाले हैं इल्यूमिनाटी टीम को कोर एवेंजर्स के साथ, जिसे हमने 2012 में देखा था। पर अब रीड रिचर्ड्स को हम कंपेयर करेंगे आयरन मैन के साथ, क्योंकि ये दोनों अपनी यूनिवर्स की जीनियस है। अब जब इनका कंपैरिजन होता है तब सबसे पहली बात आती है कि कौन ज्यादा जीनियस है। अब सच बताओ तो ये डिपेंड करता है। एमसीयू में मिस्टर फैंटास्टिक ने टेलीपोर्टेशन गेट बनाया था और टोनी के पास अभी तक ऐसा कुछ देखने नहीं मिला। पर सच बताओ तो टोनी को किसी रिमोट पे चलने वाली एनीवेयर डोर की जरूरत नहीं थी। टोनी ने हमेशा ऐसे इन्वेंशंस किए जिससे प्लेनेट अर्थ प्रोटेक्टेड रहे। और कॉमिक की बेस पर अगर बात करें तो वहाँ पर भी डिपेंड करता है। जब बात आती है कॉस्मिक बीइंग को बीट करने की या फिर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे काम करने की, तो टोनी का दिमाग ज़्यादा अच्छे से काम करता है। लेकिन लैब एक्सपेरिमेंट्स, यूनिवर्सल लॉज और कॉस्मिक पावर को स्टडी करना हो तो रीड रिचर्ड्स आगे रहता है। और कई बार तो स्टोरी पर डिपेंड करता है कि स्मार्ट कौन है, इसलिए इंटेलिजेंस में तो इनके बीच टाई होता है। लेकिन अगर बात करें एक डेडली बैटल की, तो यहाँ पर रीड रिचर्ड्स के पास कोई फीट्स नहीं है। ये 2 सेकंड नहीं टिक पाया वंडा के सामने, और ब्लैक बोल्ट की इस हालत का जिम्मेदार भी मिस्टर फैंटास्टिक ही है। पर एमसीयू के बाहर दूसरे यूनिवर्स में रीड रिचर्ड्स देखने मिल जाएगा, जिसकी सुपर पावर खुद को स्ट्रेच करना एक रबर की तरह। अब एक रबर नेचर होने की वजह से मिस्टर फैंटास्टिक पे फिजिकल अटैक्स काम नहीं करते हैं, पर एनर्जी अटैक्स यहाँ पर काम आ जाते हैं। और आयरन मैन की आर्मर्स में दुनिया भर की एनर्जी बीम्स देखने मिल जाती है, वो सब रीड रिचर्ड्स पर यूज करके उसे जख्मी कर सकते हैं। और आयरन मैन के आर्मर में फ्राइडे नाम का आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है। टोनी के ऑर्डर पर वो मिस्टर फैंटास्टिक की वीकनेस ढूंढना शुरू कर देगी। टोनी के एआई अगर एलियन क्रिएचर लिवाइथन की वीकनेस ढूंढ सकता है, तो मिस्टर फैंटास्टिक की वीकनेस ढूंढना कोई बड़ी बात नहीं है। जैसे रिचर्ड्स को फ्रीज करना एक वीकनेस है, और अगर टोनी फ्रीज नहीं कर पाया तो टोनी के पास एनर्जी बेस्ड कई सारे वेपन्स है। सिर्फ एक अटैक से डैमेज होने पर रीड अपनी स्ट्रेचिंग एबिलिटी अच्छे से यूज नहीं कर पाएगा। इसलिए बेटर आर्मर और बेटर वेपन्स होने की वजह से एक हैंड टू हैंड बैटल में आयरन मैन विनर बन जाएगा। कैप्टन मार्वल की फाइट होगी थॉर से। अब कैप्टन मार्वल को अपनी पावर स्पेस स्टोन से मिली है, इसलिए उसके पास काफ़ी ज़्यादा डिस्ट्रक्टिव पावर है। और अगर हम मेन यूनिवर्स की कैप्टन मार्वल को इल्यूमिनाटी यूनिवर्स की कैप्टन मार्वल से कंपेयर करें, तो दोनों के पावर्स ऑलमोस्ट सिमिलर है। दोनों के पास फोटोन ब्लास्ट है और ये थैनोस से भी लड़ चुकी है। पर मेन यूनिवर्स की थॉर को हम सब जानते हैं। 2012 में थॉर ने अपनी पावर्स को डिस्कवर नहीं किया था, लेकिन फिर भी उस टाइम थॉर के फीट्स काफ़ी अच्छे थे। जैसे इसने फ्रोस्ट जायंट की रियलम को शेक किया है, बायफ्रोस्ट ब्रिज को तोड़ रखा है, फिर डिस्ट्रॉयर, फ्रोस्ट जायंट और चित्तौरी जैसों का चैप्टर हमेशा के लिए क्लोज कर दिया। वैसे 2012 में एवेंजर्स में थॉर अकेला ऐसा मेंबर था जो हल्क को नेक टू नेक टक्कर दे सकता था। और जहाँ एक तरफ हल्क ने अपने पंच से एक लिवाइथन को नॉकआउट कर दिया था, दूसरी ओर थॉर ने अपने लाइटनिंग से एक ही बार में 3 लिवाइथन्स को मार दिया। ऊपर से थॉर के पास गॉडली वेपन म्यूनर था, और ये हथियार कितना पावरफुल है मुझे बताने की जरूरत नहीं है। पर अब फर्क नहीं पड़ता कि कौन से यूनिवर्स की कैप्टन मार्वल थॉर से लड़ाई करती है, थॉर हमेशा कैप्टन मार्वल से एक स्टेप ऊपर रहेगा। ये वाली कैप्टन मार्वल बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग और फास्ट है, लेकिन इतनी भी नहीं कि थॉर को बीट कर दे। फॉर एग्जाम्पल, व्हाट इफ में इन दोनों की लड़ाई हो चुकी है और थॉर तब फाइट में बिल्कुल सीरियस नहीं था। उसने मजाक मजाक में कैप्टन मार्वल को बीट कर दिया था। ऐसा ही कुछ इल्यूमिनाटी यूनिवर्स में होगा। थॉर के लाइटनिंग को कैप्टन मार्वल एब्जॉर्ब कर सकती है, पर रॉ पावर थॉर के पास है। और फीट वाइज देखे तो कैप्टन मार्वल के पास एक भी फीट नहीं है, जबकि थॉर की फीट्स तो मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ। इसलिए 2012 थॉर इजीली इल्यूमिनाटी कैप्टन मार्वल को बीट कर सकता है। ब्लैक बोल्ट की फाइट होगी हल्क से। अब इनक्रेडिबल हल्क 10 साल पहले फिजिकली स्ट्रॉन्गेस्ट था। मिलिट्री वेपन्स, चित्तौरी वेपन्स जैसों का असर उस पर नहीं होता है, और हल्क सोनिक वेपन्स को भी सर्वाइव कर चुका है। पर ब्लैक बोल्ट की आवाज किसी भी सोनिक वेपन से ज्यादा डेंजरस है। ये दोनों कैरेक्टर अपने कॉमिक वर्जन से डी पावर हो चुके हैं, पर ब्लैक बोल्ट की स्ट्रेंथ फीट तो हमें देखने नहीं मिली। पर उसके सिर्फ सॉरी बोलने पर डॉक्टर स्ट्रेंज की बॉडी खत्म हो गई थी। ये स्ट्रेंज का सबसे पावरफुल वेरिएंट में से एक था, पर आखिर में स्ट्रेंज की बॉडी ह्यूमन की है, इसलिए ये कोई बहुत बड़ी फीट नहीं है। और मुझे नहीं लगता कि ब्लैक बोल्ट की आवाज़ कॉमिक्स जितनी डेंजरस है, क्योंकि अगर ऐसा होता तो वो थैनोस को अकेले मार सकता था, पर ऐसा नहीं हुआ। इसलिए हम ऐसा बोल सकते हैं कि ब्लैक बोल्ट की आवाज़ में इतना दम नहीं है कि वो थैनोस जैसों को मार पाए। और हल्क की ड्यूरेबिलिटी लेवल्स थैनोस के आसपास ही है। बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी है कि ब्लैक बोल्ट की विस्पर से हल्क को ज़्यादा कुछ ना हो। और हल्क ब्लैक बोल्ट से फिजिकली स्ट्रॉन्ग है, इसलिए हल्क उसे हैंड टू हैंड बैटल में बीट कर देगा, लेकिन ऐसा करने में थोड़ा टाइम लगेगा। पर ऐसा बोला जाता है कि ब्लैक बोल्ट अगर जोर से चिल्ला दे तो एक सिटी और कुछ सिचुएशंस में मून को भी डिस्ट्रॉय कर सकता है। अब मुझे नहीं लगता एमसीयू वर्जन इतना पावरफुल होगा, पर अगर होगा भी तो हल्क इतना ड्यूरेबल तो है कि सिटी लेवल डिस्ट्रक्शन को सर्वाइव कर जाएगा। कॉमिक में भी इनकी फाइट हो चुकी है, और आखिर में हल्क ने बुरी तरीके से ब्लैक बोल्ट को कूट के रख दिया था। और हो सकता है कि एमसीयू वर्जन में भी सेम कहानी रिपीट हो। और क्योंकि ब्लैक बोल्ट की फीट ना के बराबर है, इसलिए हल्क ब्लैक बोल्ट को बीट कर देगा। कार्ल मोडो के लिए ब्लैक विडो और होका है। अब मोडो एक सोर्सरर है, इसे हमने कभी डॉक्टर स्ट्रेंज के लेवल का मैजिक यूज करते हुए नहीं देखा, इसलिए हो सकता है कि ये डॉक्टर स्ट्रेंज के कंपैरिजन में बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो। और इल्यूमिनाटी यूनिवर्स में तो मोडो अपने स्पेल से ज़्यादा मैजिकल एम्पावर्ड वेपन्स का यूज़ करता है।
और स्ट्रेंज ने भी इजीली मोडो को ओवर स्मार्ट करके उसकी पावर्स को ब्लॉक कर दिया था। तो जब हॉकाई और ब्लैक विडो मोडो के सामने आएंगे तब स्पेल की जगह ये बंदा अपने मैजिकल वेपन्स का यूज करेगा, क्योंकि उसका बेसिक नेचर यही है। पर हॉकाई और ब्लैक विडो दोनों क्लोज रेंज में काफी ज्यादा अच्छी फाइट कर लेते हैं, इसलिए मोडो एक ही साथ इन दोनों से फाइट नहीं कर पाएगा और आखिर में मारा जाएगा। और हॉकाई का मेन वेपन एरो चलाना है, इसलिए स्ट्रेटेजी बनाकर ब्लैक विडो मोडो को डिस्ट्रैक्ट करेगी और हॉकाई दूर से अपने एरो से मोडो को नॉकआउट कर देगा। अगर मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस में मोडो कुछ अच्छे स्पेल यूज करता तो हम ऐसा बोल सकते थे कि वो ब्लैक विडो और हॉकाई को बीट कर सकता है, पर ना तो उसकी मैजिकल स्पेल्स हमें देखने मिले और ना ही हैंड टू हैंड बैटल में वो अच्छा है, इसलिए ब्लैक विडो और हॉकाई मोडो को बीट कर सकता है। कैप्टन अमेरिका फाइट करेगा पेगी कार्टर से, जो कि इल्यूमिनाटी यूनिवर्स की कैप्टन अमेरिका है। इन दोनों को अपनी पावर सुपर सोल्जर सेरम से मिली है। ये दोनों प्राइमरी हथियार के तौर पर शील्ड को यूज करते हैं, पर कैप्टन अमेरिका इमरजेंसी के टाइम पे बिल्डिंग से भी कूद जाता है, उसे किसी पैराशूट की जरूरत नहीं है। जबकि पेगी कार्टर एक जेट पैक लेकर घूमती है जिससे वो उड़ सकती है और बैटल में अपनी स्पीड को बढ़ा सकती है। अब ये दोनों वैसे तो सुपर सोल्जर्स है, पर फीट वाइज देखे तो कैप्टन अमेरिका ज्यादा स्ट्रॉन्ग दिखाई देता है। और ह्यूमंस में एक मैन किसी भी वुमेन से नेचुरली स्ट्रॉन्ग होता है, इसलिए साइंस की वजह से स्टीव रॉजर्स ज्यादा स्ट्रॉन्ग और ड्यूरेबल है। पर पेगी कार्टर के पास फीट्स के नाम पर कुछ नहीं है भी तो वो कैप्टन अमेरिका जैसी होगी। पर एक चीज जो पेगी के पास नहीं है वो है कैप्टन अमेरिका की विल पावर। और अगर थानोस 2012 में अपनी आर्मी लेकर आता तो स्टीव रॉजर्स तब भी अकेला उस आर्मी के सामने खड़ा हो जाता, ये जानते हुए भी कि वो हार जाएगा। और पेगी कार्टर भी एक सुपर सोल्जर है, लेकिन उसमें इतनी हिम्मत नहीं है। पर अब इस फाइट का रिजल्ट डिपेंड करता है कैप्टन अमेरिका मतलब स्टीव रॉजर पे। हम सबको पता है कि स्टीव पेगी को पसंद करता था और वो हैंग हो जाता है उसे देखकर। अगर फाइट करते समय वो कार्टर को अपने लव इंटरेस्ट की नजर से देखेगा और होल्ड बैक करेगा तो इल्यूमिनाटी की कैप उसे पक्का कूट के रख देगी। पर अगर कैप को फर्क नहीं पड़ता कि उसके सामने उसके लव इंटरेस्ट है, भले वो दूसरे यूनिवर्स की हो, तो वो पक्का कार्टर को नॉकआउट कर देगा। इसलिए ओवरऑल इनके बैटल में डिपेंड करता है कि स्टीव रॉजर्स कार्टर के सामने कैसा फील करता है। अब कंक्लूजन की बात करें तो कोर एवेंजर्स इल्यूमिनाटी को बीट कर सकते हैं, पर हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि इस टीम में चार्ल्स जेवियर मतलब प्रोफेसर एक्स है, जिसकी सुपर पावर टेलीपैथिक अटैक्स है। वंडा ने जब एवेंजर्स पर मेंटली अटैक किया था तब पूरी टीम की वाट लग गई थी, और सेम सीन यहाँ पर रिपीट हो सकता है। किसी भी कोर एवेंजर्स के पास टेलीपैथिक अटैक से बचने के लिए कोई डिफेंसेस नहीं है, इसलिए ना चाहते हुए भी ये सब प्रोफेसर एक्स के अटैक की चपेट में आ जाएंगे। और एक बार माइंड अटैक हो गया उसके बाद एवेंजर्स वैसे भी कमजोर हो जाएंगे। पर बहुत ज्यादा पॉसिबिलिटी है कि थॉर अपने विल से और आयरन मैन अपने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से साइकिक एबिलिटीज के लिमिट को रेजिस्ट कर ले, और अगर वो ओवरकम कर जाता है तो इन दोनों में से कोई एक चार्ल्स को ठिकाने लगा सकता है। इसलिए ओवरऑल अब ये प्रोफेसर एक्स पे डिपेंड करता है। अगर वो एवेंजर्स का माइंड मैनिपुलेट कर देता है तो एवेंजर्स हार जाएंगे, पर अगर किसी ने रेजिस्ट कर लिया तो एवेंजर्स का विनर बनना पक्का है। लेकिन इसी के साथ इल्यूमिनाटी वर्सेस कोर एवेंजर्स की बैटल खत्म होती है। अब आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ आपको आज की बैटल कैसी लगी।